आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका हम लोग पहला चैप्टर लेने वाले हैं। और पहले चैप्टर का नाम बताना मुझे कोई भी। हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्केन के और एरीन्स के, एरीन्स जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन बोलते हैं, इनके हैलोजन व्युत्पन्नों की अभिक्रियाएं, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनके उपयोग, उनका नामकरण, उनकी समावयवता, सभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं छोटा सा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलोजन के व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, आप लोग समझते चलिए। ये हमारा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर कितना है भैया आपकी बुक में, बताना जरा। 10। तो 10th चैप्टर, राजस्थान बोर्ड, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स देखो होते क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। ये RH का मतलब है एल्केन। एल्केन से यदि हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा करके एक्स यानी कि हैलोजन, है ना। एक्स जनरली सिंबल जो हम लोग लिखते हैं वो हैलोजन्स के लिए लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक्स से हम लोग रिप्लेस कर दें किसको, हाइड्रोजन को, तो बन जाता है RX। ये RX हो गया उस एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव। ये हमने लिया था एल्केन, ठीक है। अब इसी तरह से यदि हम लोग एरीन ले, एरीन्स, है ना, एरीन्स जैसे बेंजीन के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, बेंजीन को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं ARH, एरीन्स। जिस तरह से ये एल्केन है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसी तरह से ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन को चाहे C6H5H लिख दो, है ना, चाहे ARH लिख दो, एक ही बात है। तो ARH हमने लिखा, एरीन्स, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वहां भी हमने एक हाइड्रोजन को यदि हम लोग किससे रिप्लेस करें, हैलोजन से। हैलोजन हमारे कौन से होते हैं ये तो आप लोग जानते ही हो, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, और बोलना जरा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, और एक कौन सा बच गया, क्लोरीन, ठीक है। इन हैलोजन से रिप्लेस कर दें एक हाइड्रोजन को, तो वो बन गया ARX। यह है हेलो एरीन। अब सुनो, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और वैसे क्या बोलते हैं, IUPAC नाम क्या है इनका, हेलो एल्केन। आप लोग कॉपी ले लो और कॉपी में लिखते चलो, ये सारी चीजें बुक में नहीं है। हेलो एल्केन, तो ये IUPAC में हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं, और सामान्य नाम बोलते हैं इनका एल्किल हैलाइड। इसी तरह से एरिन्स, एरिन्स के जो हैलोजन व्युत्पन्न हैं वो होते हैं एराइल हैलाइड, क्योंकि ये जो ग्रुप है AR जो ग्रुप है वो है एराइल ग्रुप, ठीक है। R तो एल्किल ग्रुप है, इसलिए एल्किल के साथ लगा हैलाइड तो हो गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इसी तरह से AR जो ग्रुप है वो है कौन सा ग्रुप, एराइल ग्रुप, एरिल ग्रुप। तो एरिल ग्रुप से हैलोजन हमने जोड़ा तो ये हो गया एरिल हैलाइड। यदि यहां क्लोरीन होगा तो हो जाएगा एरिल क्लोराइड। अब IUPAC में क्या बोलते हैं, IUPAC में बोलते हैं इनको हेलो एरीन, हेलो एरीन, ठीक है। तो जो एरोमेटिक यौगिकों के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एल्केन। एल्केन के जो डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हम पूरे चैप्टर में इन दो तरह के मॉलिक्यूल, एक तो RX और एक ARX, इनकी अभिक्रियाएं, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। एल्केन जिसे हमने RH लिखा है, इनका कोई भी कॉमन फॉर्मूला मुझे बताएगा क्या, CnH2n क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। अब हमने X से रिप्लेस, हाइड्रोजन को X से रिप्लेस कर दिया, इसका हैलोजन डेरिवेटिव बना दिया, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कोई बताएगा, सामान्य फॉर्मूला क्या हो गया इसका, CnH2n+1। CnH2n+1 प्लस में X भी तो आ गया एक, हाँ सर, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया सामान्य फॉर्मूला, जो एल्केन्स होते हैं उनके ये होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, और इनका जो क्लासिफिकेशन है
वो हम लोग बुक से ही डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हमारा जो चैप्टर है वो भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और ये हम आ गए हमारी बुक में, और ये आपके सामने एनसीईआरटी है। ठीक है, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स को देखो वर्गीकृत किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये तो बहुत इजी है, देखो कैसे। हेलोजन परमाणु की संख्या यदि एक हुई तो उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। यदि हेलोजन परमाणु दो है किसी कार्बनिक यौगिक में, है ना, तो वो हमारे लिए डाई हेलो एल्केन हो गया एल्केन के यौगिक में। और यदि हेलोजन परमाणु तीन है आरएक्स में तो वो हो गया ट्राई हेलो एल्केन। तो इस तरह से जो हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन का हम लोग हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। इसी तरह से ये हेलो एरीन्स का है। हेलो एरीन में यदि एक हेलोजन है तो हो गया मोनो हेलो एरीन, और यदि दो है तो हो गया डाई हेलो एरीन, यदि तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं तो हो गया ट्राई हेलो एरीन। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन था वो था हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हम दूसरा आधार लेते हैं, वो ये लेते हैं कि एसपी, ये जो मोनो हेलोजन। अब देखो हमारे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोनो हेलो एल्केन का और मोनो हेलो एरीन का, यानी कि एक हेलोजन वाले जो कंपाउंड है, डेरिवेटिव हैं एल्केन्स के और एरीन्स के, उनकी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग मोनो हेलो जो एरीन है और एल्केन है उनको हम लोग और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसके आधार पर कि ये जो हेलोजन है एक्स, ये किस तरह के कार्बन एटम से बंधा हुआ है। ये जो कार्बन है इसकी प्रकृति, इसका संकरण क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके आधार पर हम मोनो हेलो एल्केन्स को और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है जिनमें हेलोजन sp3 कार्बन से बंधा हुआ है। हेलोजन किससे बंधा हुआ है? sp3 कार्बन, ऐसे कार्बन जिसमें संकरण क्या है, sp3 है। तो इसमें ये तो साफी है, जो हमारे हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड हैं, वो सारे के सारे इसी तरह के तो होते हैं। क्योंकि ये जो आपका कोई भी एल्केन ले लो, CH4 ले लो, संकरण तो एल्केन में sp3 होता है ना। तो यदि हम यहाँ एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन जोड़ते हैं, अब ये क्लोरीन sp, ये जो कार्बन है ये sp3 है, तो क्लोरीन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो हमारे जो हेलो एल्केन है वो सारे के सारे इसी श्रेणी में आते हैं, है ना। कौन सी श्रेणी? जिनमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि sp3 संकरण वाला है। अब ये जो मोनो हेलो एल्केन है इनको हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं और इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। किस आधार पर? कि ये जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हेलोजन के डेरिवेटिव हो गए प्राथमिक हेलो एल्केन। यदि वो द्वितीयक से जुड़ा हुआ है तो उन्हें हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यदि वो तृतीयक से जुड़ा हुआ है तो उन्हें हम 3 डिग्री या टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। टर्सरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये तो आप लोग जानते ही हो। जो कार्बन एक कार्बन और से बंधा हुआ हो वो प्राइमरी है। जो कार्बन दो कार्बन से बंधा हुआ हो, ये देखो यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये कार्बन यहाँ दो एल्काइल ग्रुप यानी कि कम से कम दो कार्बन से बंधा हुआ है तो ये सेकेंडरी हो गया। और जो तीनों तरफ कार्बन से अटैच है वो हो गया टर्सरी। तो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने वर्गीकरण किया। जो sp3 कार्बन से बंधा हुआ हेलोजन, ऐसे जो यौगिक हैं जिनमें हेलोजन sp3 कार्बन से बंधा हुआ होता है, उनमें जो पहला प्रकार है एल्किल हैलाइड का, वो हमने देख लिया, हेलो एल्केन RX। और उसके भी जो तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो भी हमने देख लिए, जिनको हमने इस आधार पर वर्गीकृत किया कि जो हेलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है। अब इसी श्रेणी में अगला है एलिलिक हैलाइड। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि एलिलिक कार्बन कौन सा होता है। मैं आपको बता दूं, एलिलिक कार्बन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगला कार्बन। ये जहां मैंने स्टार लगाया है ये एलिलिक कार्बन है। यदि हेलोजन इससे जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। और ये जो कार्बन है ये भी sp3 संकरण वाला है। ठीक है, तो
ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव जिनमें हेलोजन sp3 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसमें दूसरा प्रकार है एलिलिक हैलाइड। और एलिलिक हैलाइड का ये आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये उससे अगला कार्बन है, जस्ट अगला कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जिसका संकरण sp3 है, नेक्स्ट कार्बन यदि sp3 है वो एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक कार्बन है। अब ये देखो यहाँ पर ये एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है ना, डबल बॉन्ड से अगले sp3 कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, अगला कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ ये डबल बॉन्ड है तो ये अगला कार्बन है और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये एरोमेटिक यौगिक है क्या, बताना जरा, ये एरोमेटिक यौगिक है क्या, बोलो, ये एरोमेटिक है क्या, बताना जरा, कौन बताएगा? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और जब मैं वेरी गुड बोलता हूं तो आंसर जरूर ही गलत होता है। ये एरोमेटिक कैसे हुआ? देखो, हर चीज का लॉजिक काम करता है, मन से एरोमेटिक नहीं है। हम हमारी पसंद यहाँ पर जाहिर नहीं करेंगे, मुझे पसंद है मैंने इसको एरोमेटिक बना दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, उसी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसको एरोमेटिक मैं क्यों कहूं, या ये एरोमेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो कोई भी बताओ भाई, ये एरोमेटिक है क्या? ये वाला यौगिक जिसकी संरचना मैं यहाँ और ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग इसको आराम से देखिए और मुझे बताइए कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये उत्तर भी गलत है। जब मैंने पहले बता दिया कि ये उत्तर गलत है तो फिर बार बार है बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये एरोमेटिक कैसे है ये बताओ, तुम लोगों ने क्या कैसे जज किया इसको, बताओ, कैसे पता लगाया भाई? कुछ ना कुछ तो इसका मतलब तुम लोग कोई गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो गलत कॉन्सेप्ट क्या है? क्या तुम लोगों ने इसको चक्रीय देखते ही एरोमेटिक कह दिया? एरोमेटिक यौगिक कब होता है, इसकी शर्तें हमने डिस्कस कर ली है परसों की क्लास में। तो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन की जब हमने बात की थी तो उसमें 3 शर्तें थी, बताओ कौन कौन सी शर्तें थी वो, बोलना जरा। एक तो बेंजीन वाले होना चाहिए। बेंजीन वलय की जरूरत नहीं है, बिना काले बेंजीन के भी वो एरोमेटिक हो सकता है। सर, वो काले काले, पाई मेरी बात इलेक्ट्रॉन का। सुनो, सबसे पहला तो समतलीय वलय होती है उसमें। समतल क्या होती है? वलय, समतल रिंग होती है उसमें, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से विस्थानीकरण होता है ना। पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से रिंग पर छाए रहते हैं, एक भी कार्बन बीच में ऐसा नहीं होता जो जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पूरी तरह से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है पूरी रिंग में, ऐसे कह सकते हैं संपूर्ण वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण, हक्कल का नियम, हमने ये देखा है, हक्कल का नियम। फिर तुम लोगों ने क्या पढ़ा है क्लास 11 में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी इलेक्ट्रो एरोमेटिक यौगिक में। 4n+2, यहाँ पर n की वैल्यू लो 1, n की वैल्यू 1 लेंगे तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, वेरी गुड, 0 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, पहली बात तो ये समतलीय ही नहीं है। समतलीय समतलीय कार्बन कौन सा होता है, बताना जरा, जिसका sp2 संकरण होता है वह समतलीय होता है, क्योंकि उसकी तीनों संयोजकताएं एक ही तल में होती है ना। sp2 कोई भी एटम होता है उसकी जो तीनों बंध होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, तो वो समतलीय होता है। इसमें तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ये एक प्लेन में है नहीं एक्चुअल में, ये तो बुक में बनाए हुए हैं। तो हमें हमेशा मॉलिक्यूल की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको इमेजिन करते हुए चलना है। जो बुक में बना दिया इसको वो समतल, तो ये समतल नहीं है। अब देखो, ये सिर्फ एक वलय है, वलय का यौगिक है ये, न तो इसमें पूरी रिंग पर इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है ना, और न ये हकल के रूल का, हाँ हकल के रूल का तो ये पालन कर रहा है। हकल ये रूल कह रहा है कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एन की वैल्यू 0 ले लो, 0 लोगे तो 4n तो 0 हो गया, 4 को n से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0 +2, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके,
हकल का रूल का तो ये पालन कर रहा है, लेकिन इसमें न तो कंप्लीट विस्थानीकरण है और न ये समतलीय वलय है, तो यह एरोमेटिक नहीं है। बात समझ में आई? यह एरोमेटिक यौगिक नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझिए बात को, समझ करके चलिए, समझ करके चलेंगे तो एंजॉय करेंगे, सही सीखेंगे। ओके, तो ये भी एक एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में, इसी श्रेणी में जब हैलोजन sp3 कार्बन से बंधा होता है, उसी श्रेणी में हमारा अगला टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं, बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजीन वलय, बेंजीन वलय से अगला कार्बन बेंजाइलिक होता है। यह कार्बन यदि इससे जुड़ा हुआ कोई है तो उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, और यह कार्बन यहां पर क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये देखो, ये बेंजीन वलय और ये बेंजीन वलय से ये जुड़ा हुआ है। इस जो अगला कार्बन है बेंजीन वलय के जस्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन है उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया बेंजाइलिक या बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है, मैं इसको यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा बेंजाइलिक हैलाइड। ये लो, ये मैंने एक बेंजाइलिक हैलाइड लिखा। अब कोई पूछे कि भैया ये टर्सरी है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है, बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कौन सा है? किसके टिक लगाऊं मैं? ये कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, बताओ? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी वो होता है जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर हैलोजन क्या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है? मतलब हमें कौन से कार्बन को पहचानना है? ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमें इस कार्बन को पहचानना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, और जो इस कार्बन का प्रकार है वो ही इस बेंजाइलिक हैलाइड का प्रकार है। बताओ? टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी, वेरी गुड, वेरी गुड। टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं, अब ये भी बता दो? हेलोजन से 3। हैलोजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं टर्सरी कार्बन की बात कर रहा हूं। वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम कहते हैं टर्सरी। यह टर्सरी कार्बन है, यह वाला, यह 3 और कार्बन से जुड़ा है। अब मुझे बताओ, क्या यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है? नहीं, नहीं, यह कार्बन 2 से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, और ये बेंजाइलिक हैलाइड भी सेकेंडरी प्रकार का हुआ। तो इस तरह से यदि प्रकार पहचानना ही नहीं में ही मुश्किल हो जाएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखोगे, कैसे सीखोगे? जैसे यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री क्यों है भाई? क्योंकि ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है ये प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि वह कार्बन जो केवल एक कार्बन और से जुड़ा है वह प्राथमिक है, तो ये एक कार्बन से इससे जुड़ा है बेंजीन वाले से, तो प्राथमिक हो गया बेचारा। अब प्राथमिक हो गया और इससे एक्स जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक हो गया, प्राथमिक बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। इसी तरह से ये देखो भाई, मैंने जिसको गोला किया है वो कौन सा प्रकार का बेंजाइलिक हैलाइड है, बताना जरा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बोलो? सेकेंडरी। टर्सरी। टर्सरी है। देखो जहां मैंने डॉट लगाया है वो उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो हमें इस कार्बन का प्रकार पहचानना है। ये कार्बन तो बेचारा 3 से जुड़ा है, इधर एल्काइल ग्रुप है, इधर एल्काइल ग्रुप है, इधर बेंजीन का कार्बन है, तो ये 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। अब टर्सरी कार्बन से हैलोजन यदि जुड़ा है तो ये टर्सरी प्रकार का बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। बात समझ में आई या ऊपर से चली गई? समझ में आ गई। समझ में आ गई। ओके, गुड गुड गुड। समझो, समझ करके चलोगे तो याद रहेगा, अच्छा लगेगा। नहीं समझ करके चलोगे तो सिर के ऊपर से जाएगी और एग्जाम में बोझ बन जाएगी, है ना? न क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उत्तर तो आने का चांस ही नहीं है। अब अगला प्रकार हमारा हेलो एल्केन्स का वो है जिसमें जिसमें हैलोजन किससे बंधा हुआ है, बताना जरा? कौन से प्रकार के कार्बन से? sp2। sp2। अब हम वो
हैलोजन के डेरिवेटिव देखेंगे, जिनको पढ़ेंगे, जिसमें हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बंधा हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूं बहुत क्लियरली कि वह कार्बन जिससे एक डबल बॉन्ड जो एक डबल बॉन्ड बना रहा है ना, यह एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वह sp2 कार्बन होता है। वह कार्बन जो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वह sp कार्बन होता है। वह कार्बन जिससे 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, वह sp3 कार्बन होता है। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। ठीक है, तो अब हम sp2 कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो, सबसे पहला प्रकार है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड वो होते हैं, सुनो सुनो, जब सीधे यहां देखो लिखा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ रहता है। कौन कौन जुड़ा हुआ रहता है? हैलोजन। हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। ये देखो, इसमें सीधा जुड़ा हुआ है ना। जब ऐसी सिचुएशन हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, वो तो हम पढ़ चुके हैं अभी, वाइनिलिक हैलाइड, वही तो हमने पढ़ा है, वाइनिलिक। ठीक है, और नहीं वाइनिलिक नहीं, एलिलिक। तो ये एलिलिक कार्बन है और वो हमने एलिलिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है, जब इसी से जुड़ जाए सीधा ही, ये देखो सीधा ही उस कार्बन से जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं वाइनिलिक। ये देखो, ये भी वाइनिलिक है, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा है भाई हैलोजन, तो वाइनिलिक हो गया। ठीक है, अगला है एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड तो हम पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दो तो बन गया एरिल हैलाइड। ठीक है, अब एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड है क्या? बताना जरा, बोलो, बता भी दो। हाँ सर। वेरी गुड, ये एरिल हैलाइड है, क्योंकि शर्त हमारी क्या है? शर्त हमारी ये है एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से हैलोजन सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक यौगिक लिख रहा हूं, मुझे बताना वो एरिल हैलाइड है क्या। मैंने ये लिखा और ये मैंने बनाई बेंजीन रिंग, मैंने लिखा यहाँ पर CH2 और मैंने लिखा दिया यहाँ पे Cl। बताओ मुझे ये एरिल हैलाइड है क्या? ये हमारा ARX है क्या? ये बोलना जरा, एरिल हैलाइड है क्या? नहीं। हाँ सर। वेरी गुड। देखो, समझो बात को, समझ करके चलोगे तो ऑर्गेनिक को एंजॉय करोगे, है ना। समझो बात को, हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं कि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हैलोजन सीधा जुड़ा है, ये हैलोजन सीधा बेंजीन के रिंग के कार्बन से ही जुड़ा है, उसे हम एरोमेटिक हैलाइड बोलते हैं, उसे एरिल हैलाइड बोलते हैं, उसे हेलो एरीन बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ARX। यहाँ तो क्लोरीन सीधा थोड़ी ना जुड़ा है बेंजीन रिंग से, एक CH2 बीच में आ गया ना। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार है? ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी, बताना जरा कौन सा प्रकार है ये? ये बेंजाइलिक है, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग का अगला कार्बन है वो, उसको बेंजाइलिक बोलते हैं, और उससे यदि कोई हैलोजन जुड़ता है तो बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जोर से बोलो, घर वालों को पता लग जाए कि समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इनका हम लोग नामकरण पढ़ने वाले हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है, IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। हम इनके यहाँ पर रूल डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका नाम देखो क्या है, सामान्य नाम तो इसको N प्रोपिल ब्रोमाइड बोलते हैं। N का मतलब नॉर्मल होता है। देखो देखो, अब यहाँ से समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री हिंदी में नहीं लिखी गई है, वो इंग्लिश में ही लिखी गई है, क्योंकि इन्होंने प्रोपिल ब्रोमाइड को हिंदी में लिख दिया, लेकिन इस एन का क्या करें, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एन का मतलब नॉर्मल है। ठीक है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड का मतलब नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर एन लगाने की जरूरत तो थी नहीं प्रोपिल ब्रोमाइड में तो, लेकिन चलो ठीक है, कोई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सीधी चेन है एकदम, है ना, और ये एन प्रोपिल ब्रोमाइड है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है। इसका नाम आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। हम IUPAC नाम पे फोकस करेंगे, ठीक है, वही हमें सीखना है। ये देखो, ये क्या बना हुआ है, ये है 1 पे क्लोरो है
और 2 पे मिथाइल प्रोपेन है, हो गया। वैसे इसको आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोलते हैं क्योंकि ये जो एल्किल समूह है ये आइसोब्यूटिल एल्किल समूह है, जैसा कि हम एल्किल समूह वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। एल्किल समूह हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके पीडीएफ में शेयर कर चुका हूं। कभी कोई ये मत कहना कि मुझे ये नहीं आता, ठीक है। अब जैसे इसका नाम क्या है भाई, बताना जरा। ब्रोमोबेंजीन, समझ में आ रहा है? बेंजीन से एक ब्रोमीन जुड़ गया, ब्रोमोबेंजीन। ये देखो, ये दो बेंजीन, दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो ये मेटा पोजीशन पे है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। अब ये जो मेटा, पैरा, ऑर्थो, ये सामान्य नाम में लिखते हैं। देखो आईयूपीएससी कहता है ऑर्थो मेटा पैरा कुछ नहीं है, सीधा पोजीशन लिखो, ठीक है। तो आईयूपीएससी के अनुसार लिखेंगे तो 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब एक इसको इस तरह जो 3 होता है और सिमेट्रिक होता है ना, एकांतर पोजीशन पे यदि ब्रोमीन जुड़े हुए होते हैं 3, तो उसे सिमेट्रिक ट्राइब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। वही बात है, आईयूपीएससी ने कह दिया ये सब नहीं चलेगा, सीधा पोजीशन लिखो, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लिष्ट नाम आ गया आपके सामने, इसको तो आप लोग लिख ही सकते हो, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो आसान है, 1 यहाँ से का, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 पे क्लोरो है और 2,2 डाइमिथाइल हो गया। अच्छा, हम क्लोरीन को पहले क्यों लिख रहे हैं? इसकी पोजीशन 1 है इसलिए लिख रहे हैं क्या? बताना जरा। 1 क्लोरो क्यों लिखा हमने? हम 2,2 डाइमिथाइल पहले क्यों नहीं लिख रहे? बोलो। अल्फाबेटिकल में। यस, अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में लिखेंगे। ये क्लोरो है वो सी से स्टार्ट होता है, और एम है, मिथाइल है, वो एम से स्टार्ट होता है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे। इसमें देखो नंबरिंग में तो प्राथमिकता देते ही हैं, नंबरिंग के नियम अलग हैं और लिखने के नियम अलग हैं। लिखने के नियम साफ हैं कि आप जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे। अब चलो ये हो गया। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो होता है जेम डाई हैलाइड और एक होता है विस डाई हैलाइड। ये क्या क्या है मैं बता देता हूं। ये डाई हैलाइड के प्रकार हैं। डाई हैलाइड में देखो, जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, सुन लो, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हों तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, उसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशन। जेमिनल डाई हैलाइड इसकी फुल फॉर्म है ना, और इसको हिंदी में लिखते हैं जेम डाई हैलाइड। इसको पहचान गए? ये देखो ये देखो भाई, इसका और इसका क्या अणुसूत्र सेम है दोनों का? बताना जरा। दोनों का अणुसूत्र सेम है, देखो C2, और हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 4 और Cl2, यही है ना, दोनों का अणुसूत्र एक ही है। देखो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये समावयवी हैं, ठीक है। अब देखो कैसे समावयवी हैं, एक है जेम डाई हैलाइड, एक है विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड वो होते हैं जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों। ये देखो विसिनल क्या होते हैं? विसिनल का मतलब, विसिनल अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। तो जब पड़ोसी कार्बन पे ऐसा 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, है ना, बिल्कुल निकटतम कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ये देखो ये विस डाई हैलाइड है, यहाँ पर अगल बगल के कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। जेम ये हो गया, ये विसिनल हो गया, ये हमारे जो अच्छा, इनका आईयूपीएसी तो लिख ही सकते हो। इसमें दोनों जो क्लोरीन है वो 1 पोजीशन पे है, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन हो गया, और ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो गया, क्योंकि क्लोरीन 1 और 2 दोनों पे जुड़े हुए हैं। अब ये एक टेबल है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसीलिए मैं इसको स्क्रीन पे ला रहा हूं। आप लोग वीडियो वापस देखोगे तो वीडियो को रोक करके आप ये जो टेबल है इसमें सारे जो नाम हैं उनको एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और ये टेबल का बाकी बचा हुआ हिस्सा, ये सब इनके कॉमन नेम हैं। हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देख लो भाई, CHCl3 होता है। ब्रोमोफॉर्म ये हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम काफी विलायक के रूप में यूज लेते हैं, बहुत फेमस है, इसका नाम है कार्बन, नाम से ही पता चल रहा है ये तो कार्बन, और टेट्राक्लोराइड यानी कि 4 क्लोरीन, तो हो गया CCl4, ठीक है। ये हमारा बेंजिल क्लोराइड है ही, जो अभी हमने उसमें देखा था बेंजाइलिक हैलाइड में, ठीक है। और ये बाकी सारे कॉमन नेम हैं, ये आप पढ़ सकते हो। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको कौन सॉल्व कर सकता है? अब बताना भाई, इसको कौन सॉल्व कर सकता है? जो क्वेश्चन मैंने दिया है स्क्रीन पर, बताओ। क्वेश्चन दिख नहीं रहा ना?
क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अब देखो, पढ़ने में आ रहा है तुम लोगों को? इसे कर सकते हो क्या? समावयवी बनाने हैं, बताओ। C5H11Br ब्रोमीन, अणुसूत्र वाले 8, अच्छा इसने ये तो बता ही दिया कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। इनका संरचनात्मक समावयवियों की संरचना बनाइए। अच्छा, संरचना ही बनानी है हमें, संख्या तो इसने बता दी, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी उनके रूप में भी वर्गीकृत करना है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, ठीक है। तो ये कौन कौन कर सकता है इस तरह के क्वेश्चन, बताना जरा। बोलो गणेश कुमार, कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेज किया तुमने। ये क्वेश्चन कौन कर सकता है, बताओ, हाँ या ना? नो सर। ओके, गुड गुड, ठीक है। ठीक है प्रियंका, चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूं, है ना। अब फॉर्मूला बस याद रखना आप लोग। C5 बोलना जरा, भूल गए? H11 BR C5H11 और Br। PR। अब ये देखो, C5 का मतलब ये कौन सा एल्केन है, बताना जरा। C5 एल्केन कौन सा हुआ? ब्यूटेन हुआ ये तो, है ना। पेंटेन पेंटेन हुआ, पेंटेन हुआ, गुड गुड, ओके। तो देखो ऐसा है, ये सी पेंटेन का ब्रोमीन डेरिवेटिव है ये, है ना। तो अब इसके मुझे बनाने हैं आइसोमर, कितने? 8। उनके सबके IUPAC नाम लिखने हैं और सबके क्या करना है, प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी। तो नाम तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, नाम तो आप लोग ये वीडियो देख करके या PDF में शेयर कर दूंगा, उसमें देख करके लिख लेना। हम 8 बनाते हैं, और बनाते कैसे हैं समावयवी वो देखते जाओ, हर चैप्टर में इसका एक क्वेश्चन आता है ना, ये तुमको आना चाहिए। ये मैंने बनाया इसके समावयवी फटाफट। सबसे पहले तो सिंपल वाला बना देते हैं, ये लो भाई, ये इसका नाम क्या होगा, बताना जरा, बोलते जाओ फटाफट। 1 ब्रोमो पेंटेन 1 ब्रोमो पेंटेन पेंटेन, ओके, लिखते जाओ कॉपी में, 1 ब्रोमो पेंटेन। अब मैंने क्या किया, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दी मैंने, कार्बन चेन तो वही रखी है सीधी की सीधी, तो ये हो गया, बोलना जरा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैंने तीसरी पोजीशन पे ले लिया, 3 ब्रोमो ओके, तो ये 3 ब्रोमो प्रोपेन। अब मैं इसको क्या चौथी पोजीशन पे ले लूं, 4 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा? नहीं सर, नहीं नहीं होगा, वो वापस 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी, है ना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो एक रिंग में तो एक प्रकार की चेन में तो हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, चेन को चेंज कर देंगे। ये जो हमने 5 कार्बन की चेन ली थी ना, उसमें हम अब चेन को चेंज कर देंगे। ये देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर चेन चेंज नहीं किया है, मैंने ब्रोमीन की पोजीशन चेंज की है। तो ये सारे स्थिति समावयवी हैं, और स्थिति समावयवी हम पढ़ चुके हैं किस तरह से बनते हैं, ठीक है। समावयवता के प्रकार हमने लिए थे ना, डिस्कशन किया था उसमें। तो ये स्थिति समावयवी हैं, और चेन हमने चेंज नहीं की, सीधी कार्बन चेन है। अब हम यहाँ शाखित चेन लेंगे, ब्रांच चेन लेंगे। ये देखो हमने ब्रांच चेन ले ली, अब इसमें ब्रोमीन लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ, बताना जरा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, बोलो। हाँ सर। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन या पेंटेन लिखूं, क्या लिखूं? ब्यूटेन, ओके, गुड गुड, ठीक है। अब इसमें फटाफट अगला देखते जाओ, ये चेन वो की वही रखनी है, अगला यहां लगा दो, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। अगला यहां लगा दो, ये क्या हो गया, बताना जरा, बोलो। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब नंबरिंग, अब हाँ, अब नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हो गया ये, ठीक है। और एक और बना देते हैं, ये तो हमारा ही हाथ में है, ये लो और ये लो, ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, है ना। बात समझ में आ गई? तो ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है, ये है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल है, और ये है 1 ब्रोमो
3 मिथाइल है। ठीक है, तो ये कितने बन गए भाई बताना? 7 बन गए क्या? हाँ। हाँ। ओके, 8वां और बनाना है। तो 8वां तो बहुत सिंपल है, अब हम चेन और चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, चेन हमारी यही हो सकती है 3 कार्बन की। पहले हमने 5 कार्बन की चेन ली, फिर 4 की ली, अब 3 की ले रहे हैं। अच्छा, इसमें ब्रोमीन कहीं रख दो, एक ही बात है। ये हमने यहाँ ब्रोमीन रखा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो 2 2 1 हो गया ब्रोमो, और हो गया 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। अच्छा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसमें दिक्कत नहीं है ना? नो 1 ब्रोमो 2 2, ओके, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, नाम बन गए 8। ठीक है, अब मेरी एक बात सुन लो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो सुन लो। यहां तो इसने 8 बता दिए, अक्सर ज्यादातर बताते नहीं है कितने बनेंगे। ठीक है, आइसोमर आपका बना है या नहीं बना है इसका पता चलता है आईयूपीएसी नाम से। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो सुन लो, कभी भी 2 अलग अलग कंपाउंड्स के सेम आईयूपीएसी नाम नहीं होते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नाम हर अणु का अद्वितीय होता है, दूसरे का सेम नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लोगों ने आइसोमर बना दिए और आइसोमर 2 आइसोमर का एक ही नाम आ रहा है आईयूपीएसी नाम, तो इसका मतलब वो आपके बनाने का तरीका अलग था। वो आईयूपीएसी वो कंपाउंड वो का वही है। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैंने ये जो है कौन सा सेकंड नंबर जहां मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या दिक्कत है? ये 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन और ये लगाया ब्रोमीन, और ये लो, ये कितना अलग लग रहा है बताओ उससे? ये कितना अलग लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अलग अणु हो गया। नहीं, इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो जो इसका नाम है वही इसका नाम आएगा। इसलिए आइसोमर का पता तब चलता है जब आप आईयूपीएसी नाम लिखते हो कि वो एक नया आइसोमर है या कोई वही है जो आप पहले बना चुके हो। हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कभी भी दूसरे का नहीं हो सकता। मतलब 2 कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कभी सेम नहीं होता है। यदि 2 का नाम सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपको आईयूपीएसी नाम नहीं लिखना आता, और यदि आईयूपीएसी नाम आपने सही लिखा है तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, वो एक ही कंपाउंड है। ठीक है, ये पहली ट्रिक हो गई। और दूसरी ट्रिक ये है कि ये बनाने कैसे हैं, आपको चेन पकड़नी है। चेन पहले सीधी चेन रखो, फिर एक ब्रांच बनाओ, फिर 2 ब्रांच बनाओ, इस तरह से पॉसिबिलिटी लेते आगे चलते रहो। ठीक है, दूसरा, अब इसमें प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, वो तो बता ही सकते हो, तो फटाफट बता दो फिर मुझे। 1 नंबर क्या है, प्राइमरी है टर्सरी है, जल्दी बोलो। प्राइमरी प्राइमरी दूसरा 2 नंबर, 2 नंबर कौन सा है? द्वितीय सेकेंडरी सेकेंडरी। 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, सेकेंडरी 3 नंबर क्या है? सेकेंडरी 3 नंबर भी सेकेंडरी है। टर्सरी कैसे हुआ? टर्सरी नहीं होगा, ये कार्बन 2 कार्बन से और से जुड़ा है तो ये कार्बन सेकेंडरी हुआ। सेकेंडरी कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो सेकेंडरी, कहाँ दिक्कत है? ठीक है, 4 नंबर बताना, 4 नंबर बोलो। सेकेंड 1 डिग्री सेकेंडरी कैसे हुआ? अरे प्राइमरी हुआ, क्योंकि इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और ये कार्बन तो बेचारा एक से ही तो जुड़ा है आगे, तो ये तो प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो प्राइमरी। 5 नंबर बोलो, अब गलती मत करना। टर्सरी टर्सरी 5 नंबर टर्सरी है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो और 3 कार्बन से जुड़ा है। 6 नंबर बोलो, सेकेंडरी सेकेंडरी। अब 7 नंबर बता दो। 1 डिग्री 1 डिग्री प्राइमरी। सेकेंडरी कैसे प्राइमरी, कौन बोल रहा है सेकेंडरी? अब ये बताओ, 8 नंबर बता दो। 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन तो बेचारा एक से ही बंधा है ना आगे, हमें तो इस कार्बन पे फोकस करना है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये भी हो गया 1 डिग्री। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को